नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में मेरे साथ जो विशिष्ट राजनेता आज हैं वो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर तो हैं ही, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थमती है। वो राजनीति के एक ऐसे अध्याय के भी प्रमुख हस्ताक्षर हैं जो अपने आप में विचारों का एक सघन पुंज समेटे हुए है। थोड़ी दार्शनिक सी बात आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन वो मध्य प्रदेश के उस हिस्से से आते हैं जहाँ विचारों की राजनीति का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, और इसीलिए विचार से प्रेरित राजनीति का एक बहुत ही संघर्षशील इतिहास हमें विंध्य रीजन से मिलता है। चाहे आप अर्जुन सिंह जी की बात कर लें, चाहे आप श्रीनिवास तिवारी जी की बात कर लें, या चाहे आप मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी की बात कर लें, ये वो लोग हैं जो राजनीति में रहते हुए आपस में टकराए भी, लेकिन कोई कटुता और द्वेष लिए बिना राजनीतिक लड़ाई के तौर पर ये लड़ाई उन्होंने बहुत वज़नदारी से लड़ी और आगे बढ़े। गिरीश जी से बात करना इस मामले में काफ़ी सुखद होता है कि उसके पीछे एक गहरी सोच होती है। वो राजनीतिक भी होती है और सामाजिक भी होती है और जनता की सोच से जुड़ी भी होती है। तो चलिए, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूँ गिरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है, बड़ा सुदीर्घ राजनीतिक करियर है कि देश के मान से जुड़े बिंदु, संसदीय परंपराओं से जुड़े बिंदु, इनके प्रति गंभीरता वो भी माननीय विधानसभा सदस्यों की, माननीय संसद सदस्यों की जैसी अपेक्षित है, उसमें कमी आ रही है। प्रतिशोध की राजनीति का स्तर इतना तीखा और इतना चुभने वाला हो रहा है कि आप देश के मान बिंदुओं से जुड़े, सम्मान से जुड़े बिंदुओं को लेकर भी ऐसा भाव रख रहे हैं। ये क्या बेहद चिंतनीय नहीं है? और क्या किया जाना चाहिए सर इसके लिए? नहीं, उसमें जो मैं ऐसा कह रहा हूँ, जो हमारे एक तरह से गुणात्मक जो हमारा करैक्टर या है उसमें जो गिरावट आ रही है, एक तरह से ये कैसे है कि डिटेरिएशन जो हमारा हो रहा है, राजनीति के स्तर में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जी। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि हम अध्ययन नहीं करते या अध्ययन करने की बात को स्वीकार नहीं करते। जैसे प्रशिक्षण वर्ग हो, विधायक बैठे हैं, आचरण के बारे में हो, ये हो वो, तो वो सब होता नहीं है। और यदि बुला भी लिया है तो आते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा विद्वान कोई हो नहीं सकता है, और यदि हमसे ज़्यादा कोई विद्वान हो नहीं सकता तभी हम दूसरे की बात क्यों सुनेंगे? इसी के लिए कबीर दास की एक मौजू है, एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। उनसे किसी ने पूछा कि आप गुरु हो कि चेला हो? तो उन्होंने कहा मैं गुरु भी हूँ, चेला भी हूँ। तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों आप कैसे हो सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी का मैं गुरु हूँ और ज्ञानी का मैं चेला हूँ। वाह। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो जानकार हैं, जिनको मैं हमारे समझने से, समझाने से समझ सकते हूँ, तो उनका मैं गुरु हूँ, समझाऊँ। और जो हम कितना भी समझावें वो समझने को तैयार नहीं, अपनी बात तो मैं उसका चेला हूँ, उसी से कुछ सीखूंगा। तो ये कबीर दास की शायद पंक्ति आज के वर्तमान राजनीति में थोड़ा फिट बैठती, मुझे ऐसा लगता है। आपने बड़ी गंभीर बात, मर्म पर जिसको कहते हैं कि मर्म पर एक चोट है, ये समझने वाले समझ जाएं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। विधानसभा की कार्यप्रणाली आपने एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते भी बहुत नज़दीक से देखी है। वक्त के साथ आप जो स्पीकर्स सम्मेलन होते हैं देश में, आप जब वहाँ बैठते हैं तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किन संशोधनों की आवश्यकता है, या आपको लगता है कि सिर्फ सदस्यों को अपने आचरण में अध्ययनशीलता, गंभीरता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था और अधिक बढ़ाने से ही सब ठीक हो जाएगा? मैं स्पीकर बनने के बाद पहला सम्मेलन स्पीकर्स का आयोजित शिमला में हुआ, मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। मेरे लिए खुशी के विषय है या मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे प्रस्ताव को सारे स्पीकर ने स्वीकार किया, और एक लगभग हमने विचार के लिए वो प्रस्ताव पारित किया, और ओम बिरला जी को जिम्मेदारी दी कि इसको करना। और प्रस्ताव क्या था? लोकसभा को मिनिमम तय करो कि 100 दिन चले या 110 दिन चले। बड़ी विधानसभाओं को तय करो कि 70 से 80 साल भर में 70 से 80 दिन चले। छोटी विधानसभा 50 लाओ, और छोटी है तो 25-30 दिन ले आओ। पर यह बिना संविधान क्यों नहीं? क्योंकि संविधान में अभी वर्णन क्या है, 2 विधानसभा सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो, तो 6 महीने में एक बार हो गया। अब ये नहीं लिखा कि कितने दिन का होना,
तो हम एक दिन का भी कर लेते तो संविधान इस बात है कि हम पूर्ति कर देते हैं कि 6 महीने हमने विधानसभा बुला ली, अब वो चले चाहे न चले, तो ये कर दिया। तो उसके कारण हो ये रहा है कि चूँकि संविधान में तय हो जाए कि 90 दिन अपने को चलाना या 70 दिन चलाना, तो फिर जब संविधान में जैसे 6 महीने के भीतर करना तो फिर करना पड़ता है। उसी तरह से हो जाए कि 70 दिन से कम नहीं चलना, तो परंपरा को क्यों जाना, विधानसभा में क्यों जाना, नियम में बन गया, कानून बन गया कि इतना दिन तो चलाना ही पड़ेगा, फिर हम जाएंगे बच के कहाँ, तो वो चलाना पड़ेगा। इसलिए उस प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया और लगभग अब प्रत्येक सम्मेलनों में इस बात को उठाया जा रहा है। अब मुझे बड़ी खुशी है कि अभी जब विधायकों का सम्मेलन हुआ, पूरे राष्ट्र के 1680 विधायक इकट्ठा हुए सारी विधानसभाओं के, और सब विधायकों की भी एक चिंता का केवल एक ही विषय था, और ये कॉमन सारे जो सत्र बने उन सत्रों में जो बातें अलग अलग निकल करके आए, उन सत्रों का लबोल हुआ था कि सारे विधायकों की मंशा केवल एक है कि विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा चले। वो चाहे तमिलनाडु का विधायक रहा हो, चाहे वो मेघालय का विधायक रहा हो, चाहे वो नागालैंड का रहा हो, चाहे बंगाल, जो भी विधायक आए थे सबका ऐसी मंशा थी, उनका जो लबोल हुआ बातचीत का था कि विधानसभा चले। और मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्षों से एक जो बात आई है निकल करके, हम जैसे ही हमारा कुर्सियां चेंज होती हैं उसी समय हमारे विचार का जो मन है वो भी चेंज हो जाता है। हम सत्ता की तरफ बैठे होते हैं तो ये चाहते हैं कि विधानसभा कम से कम चले, और सत्ता में विपक्ष की तरफ बैठे होते तो ऐसा लगता है कि विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा चले। और वही जो सत्ता में पक्ष में है वो विपक्ष में जाता है, और जो विपक्ष है वो सत्ता में आता है। केवल उसका स्थान बदलते ही उसके विचार बदल जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद वो नहीं सोचता कि अब विधानसभा चलनी चाहिए, तब उसको लगता है कि कम से कम हो। और इसीलिए मैं कई बार प्रतिपक्ष के साथियों से कहता हूँ कि एक बात समझ लो, आपको भी समझने की आवश्यकता है कि विधानसभा चलने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होना, प्रतिपक्ष को होना। सरकार का तो काम चल ही रहा है, सरकार का काम कहाँ रुकता है, सरकार का काम कहीं नहीं रुकता। अच्छा, बजट रुकता है तो उसके लिए हम बैठे हैं ग्लोटिंग करने के लिए। ठीक बात है, तो बजट तो उनका पास ही हो गया, पास हो गया। तो कौन चाहता है कि विधानसभा में हमको उन समस्याओं का सामना करना पड़े जिनको नहीं करना चाहते। तो आप उन समस्याओं को जिनको नहीं चाहते करना पड़े उनको सामना करना पड़े, इसके लिए विधानसभा को उस माहौल को पैदा करना पड़ेगा कि विधानसभा चले। मैं एक समाचार पत्र में था, एक काफ़ी व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्र में, तो मैंने करीब 10 वर्ष पहले की बात होगी, तो एक स्टोरी की कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कम बोलने वाले विधायक या बिल्कुल चुप रहने वाले विधायक, उस समय के जो स्पीकर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपका अधिकार है, लेकिन ये आंकड़े आपको कहाँ से मिले। मैंने कहा सोर्स तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्राप्ति की मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी तरह वो भी बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच के धनी थे। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया ये स्टोरी छापी। मैं बहुत प्रश्रय देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं। 5 वर्ष के टेन्योर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कई लोग तो पूरे 5 वर्ष, कुछ लोग, कई नहीं। इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये अगर इस बार भी हम आंकड़े देखें तो कुछ ज़रूर हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो सदन में स्पीकर के लगातार संरक्षण के बाद भी बोलने की प्रवृत्ति। क्या पार्टियों को वर्कशॉप करनी चाहिए कि आप चुनकर आए हैं, लाखों लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सदन में आपकी मुखरता सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। नहीं, उसमें 2 काम करने की आवश्यकता है जी। मैंने उसका प्रयोग किया है। इसमें खास दिक्कत आती है वर्तमान विधायकों की जो पहली बार जो चुने गए। तो मैंने इस बात का प्रयास किया कि एक दिन सत्र में, एक हफ्ते में एक दिन हमारे उन विधायकों के लिए आरक्षित करो जो प्रथम बार जीत कर। बहुत बढ़िया। तो कम से कम एक आधा। दूसरा ये निर्देश जारी किया कि उस प्रथम बार के विधायक का कोई प्रश्न लगा हुआ है तो किसी सीनियर को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। वो स्वयं उसकी सक्षमता देखो, उसको प्रश्न कर दे। और उससे भी कहा कि बगल वाले की मदद मत लेना। आपको कोई दिक्कत आ रही, मुझे सामने संबोधित करना कि यह दिक्कत मेरे सामने आ रही, मैं उसको खुद यहाँ से कुछ न कुछ करूँगा कि आपको प्रश्न पूछने का एक अच्छा अवसर मिले। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अपने को किसी स्पीकर को करना ये चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, पर विधानसभा उस तरह की चली नहीं जो मेरे मन के भीतर था। उनकी सूची तैयार करना कि कौन विधायक नहीं बोला। तो स्पीकर के पास जो उनकी शक्तियाँ हैं, दलों के पास शक्तियाँ अलग हैं, स्पीकर के पास अलग शक्तियाँ।
जो अनुदान मांगों पर, बजट पर, गवर्नर स्पीच पर या उसमें तमाम सारे विषय आते हैं जिनमें विधायकों की संख्या दलों द्वारा समय निर्धारित कार्यमंत्रणा समिति करती है। फिर उसके बाद वो विधायक का नाम कौन कौन उनकी तरफ से बोलेगा और सूची दलों की तरफ से आती है। तो स्पीकर क्या कर सकता? मैंने कई बार प्रयास किया इस बात का और उसमें सफलता मैंने अर्जित की। मुझे खुशी है कि मैंने सफलता अर्जित की। मैं अपने PS साहब को कहता हूँ कि इनका नाम मेरी तरफ से जोड़ दो, तो उनकी सूची आने दो, ये 5-6 नाम मैं दे रहा हूँ, मेरी तरफ से इनको जोड़ दो। होना ये चाहिए उसमें कि जो विधायक बिल्कुल नहीं बोले, ऐसे विषयों पर उनका नाम जोड़कर और उनको बोलने का अपनी आसंदी की तरफ से निर्देश हो कि आपको बोलना है इसमें, आप बोलिए। और उनको 2 घंटा पहले या जब सूची आवे उसी से मैं बता दिया कि मैंने आपका नाम जोड़ दिया, आपको बोलना है। तो उन सदस्यों का जो ये बार बार आता कि कुछ सदस्य रह गए जो बिल्कुल नहीं बोले, तो हम खड़ा होकर के नमस्कार भी करेगा तो बोले, मुंह तो खोलेगा, मुंह तो खोलेगा। और मुंह खोलेगा तो बड़ी भारी बात हो जाएगी। और मुंह खोलेगा तो यदि हमारी संस्था या जिसको हम अपना मातृ संस्था कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ मंदिर हम कहते हैं उसको, उस मंदिर के भीतर हम लोग पुजारी हैं, सारे विधायक पुजारी हैं। तो पुजारी ओम का भी जाप करे, एक शब्द तो निकाले, तो ओम को जाप करने से भी पुजारीपन उसका सिद्ध हो जाता है। तो कम से कम ओम तो कहे, खड़ा होकर के बोले, ये करना चाहिए। ये करना चाहिए। कोई भी विधानसभा का स्पीकर हो उसे ये करना चाहिए। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से जो राष्ट्रीय राजनीति में है, एक बार हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि शरद जी न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा को भी जो ताकतें लोकतंत्र विरोधी हैं और जो कहीं ना कहीं अनैतिक और अनुचित को प्रश्रय देती हैं, वो इन संवैधानिक संस्थाओं के भी कथित दुरुपयोग की कोशिश करती है। प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों को मैनेज करने की कोशिश करती हैं, ऐसे प्रश्नों को उठाती हैं जो औद्योगिक घरानों के खिलाफ होते हैं, और कई बार तो एक घराना दूसरे घराने के खिलाफ चला जाता है, और इसके लिए जाने अनजाने में माननीय जनप्रतिनिधियों का उपयोग करने की कोशिश होती है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा का बड़ा गौरवशाली इतिहास है और आप सब ने बहुत संरक्षण के साथ, जिसमें पूरी टीम को मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी इसके प्रति सावधानी बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये उसका एक पक्ष है जो खराब कीचड़ उछला हुआ है। जी 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 जी। और उस खराब कीचड़ के द्वारा उछला हुआ, मैं हमारी विधानसभा वंचित है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। अब कितना कीचड़ पड़ा, एक कम पड़ा, बाल्टी पड़ा या एक बूंद पड़ा है। और इसीलिए मैंने अपने PS को कह के रखा है। कई बार होता है कि विधायक प्रश्न लगाने के बाद उसको तत्काल वापस करता है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, प्रश्न लग गया, इसके बाद वो विड्रावल की बात करता है कि इस प्रश्न को मैं नहीं पूछना चाहता हूँ। तो अब मैं PS साहब को कह के रखा हूँ कि ऐसा सीधे विड्रा नहीं करना, मेरे सामने लाना, मैं उसकी जांच पड़ताल करूँगा, पूछूंगा, बात करूँगा, और जब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा कि इसमें कोई फाउल गेम्स नहीं है और किसी टेक्निकल कारण से तभी वापस करने का आदेश करता हूँ। बहुत। और ये हमारे PS से आप पूछ लीजिएगा, कई मामलों को मैंने रोक दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं करने दूंगा, मेरे सामने इसको रखे रहना, और विधायक को बुलाओ, सीधे बातचीत करें हमसे, उनसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हम इसको वापस करेंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, और भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति को यदि स्वार्थ से प्रेरित नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यदि वो नहीं तो फिर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है। वो राजनीतिक प्रश्नों से 2-3 समाप्त करूँगा मैं। नरेंद्र मोदी जी का दौरा, अमित शाह जी का आना और लाडली बहना जैसी योजनाओं का आना, बीजेपी का एक संगठित स्वरूप में फिर जुटते हुए मैदान में उतरना, जो चीज़ें 1 महीने पहले चर्चा में थी, क्या आपको लगता है कुछ बदल रहा है इस तस्वीर बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये माननीय शिवराज जी द्वारा लाडली बहना जो दिया गया है, ये गेम चेंजर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है जी। क्योंकि ये जो जितना उनको प्राप्त हो, जो कभी कल्पना, मैंने तो गांव में देखा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहनों, ये तुमको 1000 रुपये तुम्हारे लिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे अपमान और तुम्हारे जिल्लत की ज़िंदगी से निकलने का एक छोटा सा शिवराज का दिया गया भेंट है जी। और मैं जब उदाहरण के साथ कहता हूँ कि कभी अपने जेठानी से मांगना 100 रुपये, 3 बार मना करेगी, और यदि दे भी दिया तो दूसरी देवरानी से कहेगी कि उस देवरानी ने मुझसे 100 रुपये लिया है। अपमान और जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर करती है। तो 1000 रुपये जो तुमको मिला, तो कम से कम उस अपमान से बची रहोगे। दूसरे के हाथ के सामने 100 रुपये में तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ।
पर एक वो जो अपमान और जिल्लत की ज़िंदगी से रूबरू होना पड़ता है, शायद उससे निकलने में ये एक मदद है और जो शिवराज जी द्वारा दी गई। एक तो ये मैं कहता हूँ। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो ये दौड़े हो रहे हैं तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय सैनिकों की तरह है। 12 मासी अभ्यास करना और कभी युद्ध आ गए 10-5 साल में तो उसको सामना करके जीतना। उसी तरह भाजपा जो 5 साल लगातार अभ्यास करती आने वाले चुनाव में जीत का प्रयास करती है। इसीलिए सारा कार्यकर्ता कभी भी खाली नहीं रहता, कभी ये दौड़े कभी वो दौड़े कभी और चुनाव आता तो स्वाभाविक है जिस तरह से फौज में जब युद्ध होता है तो सारे सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं, उसे चुनाव में सारे कार्यकर्ताओं की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं सारे जी और सबको मोर्चे पर बुला लिया गया है, सबको सब मोर्चे पर डट गए आकर के। ये इसको इस तरह से देखना। ये मौका ऐसा भी है क्योंकि जितना सत्ता में भाजपा का समय बढ़ा है 18 वर्ष 19 वर्ष, उतना ही आकांक्षी एक नई पीढ़ी जो कार्यकर्ताओं की है जो सत्ता में भागीदारी चाहती है उसकी भी अपेक्षाएं बढ़ी है। पूरी नहीं होती हैं तो ये नेगेटिव बोली, इनके नकारात्मक संभाषण शुरू होता है। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से कि युद्ध सीज फायर जैसे होता है, सरकार बनने तक रुको? नहीं, सीज फायर की नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जो लगातार इस बात का प्रयास करती है कि वो साइकिलिंग करती रहे। एक प्रयास ये करती है कि किसी एक प्रकृति के नियम से देखो आप, किसी पेड़ में यदि नई शाखाएं नहीं आएंगी तो ज़्यादा दिन तक वो पेड़ जीवित नहीं रह सकता। क्या बात है। वो ठूंठ बंद करके रह जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उन नए शाखाओं को, नए पत्तों को फलने का अवसर देती, फूलने का अवसर देती है। और जब वो भरपूर तादाद में डालें आएंगी, पत्ते आएंगे, तभी तो जाकर के वो फल देने लायक बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश के लिए तो फलदायी बनाना है तो नए डालों को आना ही पड़ेगा, नई कोपले निकालना ही पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। विंध्य रीजन में आप कैसे देखते हैं? खुद आपकी चुनाव तैयारी मजबूती से आप मैदान में डटेंगे और क्या विंध्य रीजन जैसा पिछली बार था सपोर्टिव, क्या इस बार भी वही भूमिका या उससे भी आगे का दावा है आपका? इसमें 2 सवाल हैं आपके। एक सवाल है विंध्य को लेकर के चुनाव का जी, और एक मेरा स्वयं का जी। तो विंध्य वाले सवाल में मैं ये कहता हूँ कि स्वाभाविक है सर्वाधिक जनता ने हमको दिया था, माने गोल्ड मेडल दे दिया था। गोल्ड मेडल दे, और किसी भी टीम को गोल्ड मेडल बचाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। तो उस चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं कि हमारा गोल्ड मेडल बचा है। जी। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं ऐसे दृष्टिकोण से कभी राजनीति नहीं किया कि अचानक चुनाव आया तो टूट पड़ो, ना ऐसा कभी किया कि नहीं चुनाव नहीं तो आराम करो। ना आराम करना, ना तेजी करना, धीमा करना, दोनों काम मैं कभी नहीं करता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा स्पीकर बनने के बाद विधानसभा में 20 दिन की साइकिल चला दी। क्या जरूरत थी? उस समय स्पीकर था, बढ़िया सारन बजाते हुए, प्रोटोकॉल लेते हुए, पुलिस फौज लगी है, सारे सबको छोड़ दिया, वापस कर दिया। नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिख दी, गवर्नर को लिख दी, सीएम सब वापस कर दिया। अपने पीएस को लिख दी कि इस समय मैं स्पीकर नहीं हूँ, गिरीश गौतम विधायक बन कर काम कर रहा हूँ। साइकिल से चल रहा था। तो मेरा उसी तरह का चुनाव भी आएगा तो ऐसा हड़बड़ी नहीं रहती है अपने चुनाव आ गया अभी ये करना वो करना, नहीं करना। लगातार काम करते रहो, जैसा अभी कर रहे हो चुनाव भी ऐसा करते रहो, कोई अलग से नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो 8-9 बजे आकर के माननीय विधान चुनाव के समय भी मैं घर लौट आता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, तबीयत से निकलता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, शायद कोई रात को 2 बजे मैं कभी नहीं घूमता। मैंने नहीं किया अपने इतने साल के चुनाव में, हारने में भी जीतने में भी। और उसकी वजह यही है कि तैयारी आपकी मजबूत पहले से करते रहो ना, हड़बड़ी थी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, पहले से आकांक्षाओं को समझते थे और उसी के हिसाब से काम करते थे। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। दूसरा ये है कि हम कई बार कहते हैं कि स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग चाहे जो कर डालो वो आपके विरोध में रहेंगे ही। इसलिए हम कार्यकर्ताओं से हमेशा कहते हैं कि अपना प्रयास क्या हो, अपना प्रयास ये हो कि लगातार संपर्क करो किसी न किसी रूप में। अब आवश्यक नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लेकर के ही संपर्क कर रहे हैं, यहाँ मैं कोई साहित्य लेकर के उसके पास जा रहे हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसके घर में कोई गमी हो गई, जाकर के उसकी मदद करें। कोई बीमार हो गया उसको लेके अस्पताल चले जाएं। ये तो सामाजिक काम है ना। उसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हम थोड़ी डाल रहे हैं उसको कि नहीं हम तुम्हारा तभी करेंगे, अस्पताल लेके जाएंगे जब तुम भाजपा की सदस्यता ले लो। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करें, हमारी स्वीकार्यता समाज में अपने आप हो जाएगी।
और फिर जब समाज में से तब हम कहेंगे कि भाजपा को वोट करना, तो चूंकि हमारी स्वीकार्यता हमारे शब्दों को वो पूरी तरह से पालन करने को तैयार, तो पालन करेगा वो। तो इस तरह से काम हमको लगातार करते रहना चाहिए। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, अभी सदन में सत्र के दौरान भंडारे का एक आयोजन मंदिर के उपलक्ष्य में किया गया और आपकी तरफ से सारे सदस्यों को आमंत्रित किया गया। उसमें विपक्ष की तरफ से एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कथित ये टिप्पणी सामने आई कि ये भंडारे की परंपरा तो बीजेपी की परंपरा है और ऐसा भंडारा हमको नहीं पचता। बहिष्कार की भी कुछ ध्वनि आती है और भंडारे और इस तरह के आयोजन के प्रति कहीं एक ऐसा भाव भी नज़र आता है कि नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये मंदिर पहले छोटा था जी। हमारे परिवार ने, परिवार मतलब हमारे विधानसभा के कर्मचारियों ने, वो मेरा परिवार है, वो मैं उसका मुखिया हूँ जी। हम सब ने मिलकर के तय किया कि ये इस को बृहत करना, क्योंकि अभी बहुत छोटा कभी अभाव, जब ये विधानसभा भवन नहीं बना था तब वहाँ छोटा सा देवी का मंदिर था, और उसके बीच में विधानसभा बन गई और मंदिर वही रहा आया। हमारे आने के बाद जब हमने वहाँ बैठक की, तय किया, हम सब ने मिल करके तय किया, मंदिर का निर्माण हो गया तो निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा होनी, फिर भंडारा होना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया। मुझे ये बताया गया कि वो, मैं जब वहाँ था तो किसी ने आकर के, कोई आपके मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि, मुझसे पूछा, प्रश्न ही पूछा, वो क्या कहा मैं जानता नहीं हूँ, कि सज्जन सिंह वर्मा साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि भंडारे, किसी ने पूछा होगा कि आप भंडारे में जा रहे हो, तो बोले मैं भंडारे में नहीं जाता हूँ, ये भंडारा बीजेपी वालों को पचता, हमको नहीं पचता। इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो मैंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनने क्या किया ये संदर्भ मेरे सामने है नहीं, मेरे सामने अभी बात नहीं ना, मैंने जो वाइट उनकी देखी है, परंतु यदि ये कहा है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यही लोग धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, कि इफ्तार पार्टी में तबीयत से जाएंगे और भंडारे में नहीं आएंगे, उन्हीं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। मैं इफ्तार पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, समाज का कोई भी इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन हो रहा, कोई सामाजिक आयोजन, उसमें जाना, पर केवल वही हमारे लिए सर्वोसर्वा है, ये वाला नहीं है, ये शायद उचित नहीं। मैं ऐसा करके मैंने उसका जवाब दिया, और फिर आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ जी कि यही लोग धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। अपने को जनता नहीं कहती, वो अपने को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, कि इफ्तार पार्टी में जाऊँगा और देवी के मंदिर में नहीं जाऊँगा। आपने देखा कुछ विपक्षी सदस्य आए थे? हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, सारे लोग, कांग्रेस के बहुत, तो वही कांग्रेस का नहीं था। हाँ, ये तो सभी का था, परिवार का। कांग्रेस का वो नहीं, ये बात कांग्रेस की नहीं थी। जी, इसलिए मैंने नाम लिया उनका, जो मुझे बताया, वो उनने कहा कि नहीं, मैं अभी देखा नहीं मैंने। कांग्रेस के कई सदस्य थे वहाँ, सारे सदस्य आए, सारे सदस्य। बहुत धन्यवाद गिरीश जी चर्चा के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और संवैधानिक यात्रा जो अध्यक्ष की है चंद महीनों की, और इसके बाद फिर और शुभकामनाएं आपको, अहर्निश यात्रा आपकी निरंतर चलती रहे। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे।